हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BCTQ प्रोग्राम पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। देखिए, हम सर्वे के एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर चुके हैं। उसी सीरीज में नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है उसको लेके आए हैं और इस प्रैक्टिस सेट में भी हमने एसएससी के पेपर को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में अभी इससे जो पहले आया था उसमें जो क्वेश्चंस थे वो इनिशियल चैप्टर्स से थे। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे आपके ज़्यादातर वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस चैप्टर से रहेंगे और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि लेवलिंग के क्वेश्चन हैं, कंटूरिंग के क्वेश्चन हैं और ट्रेवर्स के क्वेश्चन हैं। थियोडोलाइट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टैक्योमीटर से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह का यहाँ पर एक अरेंजमेंट रखा गया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर नैरोली स्पेस्ड कंटूर लाइन ऑन ए मैप शोज दैट द एरिया इज। क्या बोला गया है यहाँ पर कि कंटूर सेट है एक, और कंटूर सेट जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर। कंटूर सेट की अगर हम बात करें तो नैरोली स्पेस्ड, कंटूर लाइन के बीच में जो स्पेसिंग है वो बहुत कम है। तो वो किस तरह के एरिया को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, एक एक ऑप्शन को पहले हम डिस्कस करते हैं। फ्लैट के केस में अगर हम बात करें कि कोई फ्लैट एरिया है तो फ्लैट एरिया को पैरेलल लाइंस, पैरेलल कंटूर लाइन जो कि वाइडली स्पेस्ड होंगी, उनकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होगी, इस तरह का कोई भी कंटूर सेट एक फ्लैट एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। नैरोली या हम बोल सकते हैं स्टीपली स्लोप के लिए कि बहुत तीव्र ढलान है या स्टीप स्लोप है, तो उस केस में कंटूर लाइन के बीच की जो स्पेसिंग है वो बहुत कम होगी। स्पेसिंग कैसी होगी? बहुत कम होगी, जिसको हम बोल सकते हैं नैरोली स्पेस्ड। तो जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर तो हो जाएगा स्टीपली स्लोप्ड। नाउ वर्टिकल क्लिफ एंड ओवरहैंगिंग क्लिफ, के कोई वर्टिकल ऑब्जेक्ट है क्लिफ टाइप, तो उसके लिए जैसे कोई माउंटेनियस ऑब्जेक्ट है और अगर इसके लिए हम कंटूर सेट बनाए तो यहाँ पर जो कंटूर सेट है उसमें RL की वैल्यू इनसाइड क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। जैसे ये 100 हो जाएगा, 100 मीटर, 90 मीटर एंड 80 मीटर। तो इस तरह से RL की जो वैल्यू है, कंटूर की जो वैल्यू है, वो इनसाइड द लूप क्या हो रही है, इनसाइड द ग्रुप क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वैसे ही अगर हम बात करें ओवरहैंगिंग क्लिफ, तो ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्डिनरी कंडीशन में कंटूर लाइन एक दूसरे को नहीं काटती हैं, बट इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ ये एक दूसरे को काटती हुई नजर आएंगी आपको यहां पर। जैसे ये देख सकते हैं हम कि ये एक क्या है? ओवरहैंगिंग क्लिफ है। तो यहां अगर इनके लिए कंटूर सेट बनाया जाएगा तो इस तरह से, और यहां इसके लिए हम बनाएंगे तो यहां एक दूसरे को कट करते हुए नजर आएंगे। तो इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ कंटूर लाइन कट्स ईच अदर, है ना। या ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो चारों ऑप्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है कंटूर की कैरेक्टरिस्टिक्स से लेकर, और यहां से किस किस तरह से आंसर किया जा सकता है वो आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ द लाइन्स ऑफ ए ट्रेवर्स एरिया एज फॉलोज। देखिए, एक ट्रेवर्स एरिया में जो लाइन है उनकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दे रखी है। लाइन है AB, BC, CD, DE और इनकी फोर बियरिंग दे रखी है 125, 172, 264, 316। बैक बियरिंग दे रखी है 304, 351, 883 एंड 136। ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। देखिए, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि ये जो बियरिंग है ये हमेशा हम कंपास की मदद से मेजर करते हैं। किसकी मदद से? कंपास की मदद से हम मेजर करते हैं, और कंपास एक मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर कोई कंपास के पास में कोई मैग्नेटिक डिस्टरबेंस है तो उससे ली गई रीडिंग्स जो होंगी, बियरिंग जो होंगी, वो इनकरेक्ट होंगी। और एक कंसर्न और है यहाँ पर कि जो कोई लाइन है, किसी लाइन के लिए आपने फोर बियरिंग और बैक बियरिंग मेजर की, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग जब मेजर करोगे तो इनका हमेशा डिफरेंस जो होगा, अगर ये बियरिंग करेक्ट है तो फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है वो हमेशा 180 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है अगर वो बियरिंग करेक्ट है तो। अगर नहीं है, स्टेशन पे कोई ना कोई मैग्नेटिक डिस्टरबेंस है, तो ये बियरिंग करेक्ट नहीं आएंगे, और करेक्ट नहीं आएंगे तो डिफरेंस भी 180 डिग्री नहीं आएगा, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको यहां पर देखना है कि कौन कौन से स्टेशन क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन इज फ्री फ्रॉम
द लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, कौन कौन से स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है। तो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं ए और बी। ए और बी के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का, यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं अपन, डिफरेंस ऑफ फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग। तो पहले वाले केस में 304 में से 125 माइनस करेंगे तो 180 नहीं आएगा। 304 में से अगर 125 माइनस करेंगे तो यहां पर डिफरेंस 180 नहीं आएगा। तो ये 180 डिफरेंस इस केस में तो नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो इसका मतलब या तो ये दोनों स्टेशन अफेक्टेड हैं, ए और बी, या इनमें से एक स्टेशन अफेक्टेड है। तो वो तो आगे चल के पता लगेगा। तो अभी मैं यहां पर ए और बी के बारे में हम लिख सकते हैं कि भाई जो ए और बी है, ए और बी में से या तो दोनों या एक क्या है, लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। नाउ बीसी, बीसी में से बीसी की बात करें तो 351 में से अगर 172 अगर माइनस करेंगे, आप करके देखिएगा, ये भी 180 डिग्री नहीं आएगा, ये भी 180 डिग्री नहीं आएगा। तो ये भी 180 डिग्री नहीं है। CD के केस में अगर हम बात करें तो 264 में से अगर 83 माइनस करें तो ये भी 180 डिग्री नहीं आ रहा है। और अगर हम DE की बात करें तो 316 में से 136 अगर माइनस कर रहे हैं तो ये 180 डिग्री आ रहा है। तो देखिए, अब हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई देखिए BC में और CD में ये डिफरेंस आ रहा है, या बी वाला ऑप्शन यहां पे भी है, बी वाला ऑप्शन यहां पे भी है कॉमन, क्योंकि बी पे BC का मतलब है बी से सी की तरफ बियरिंग ली है। तो 4 बियरिंग 172 बी पे ली गई है, जबकि बैक बियरिंग ऑफ लाइन AB वो मतलब यहां 304 डिग्री बी पर ली गई है। तो इसका मतलब ये बी जो है दोनों में कॉमन आ रहा है। तो बी स्टेशन गलत हो गया, यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। सी इन दोनों में कॉमन हो गया, लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। तो बी और सी तो गया। तो बी और सी जहां जहां आ रहे होंगे, बी और सी, जैसे ये एक तो ये ऑप्शन गलत हो गया, सी यहां पे भी आ रहा है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एक इसके अलावा हम ए के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं कह सकते, ए के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं कह सकते। हालांकि यहां हम देख सकते हैं कि डीई का जो ऑप्शन है वो 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब स्टेशन डी और ई ये डेफिनेटली क्या है, ये डेफिनेटली हमारे यहां पर क्या हो सकते हैं, लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि एक भी स्टेशन अगर गलत होता तो इनके लिए 180 डिग्री ऑप्शन मतलब डिफरेंस नहीं आता। तो डी मैं कह सकता हूं कि डी यहां पर क्या है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ये तो है। ए के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, मेरे पास सर्टेन इंफॉर्मेशन नहीं है ए को डिसाइड करने के लिए, इसलिए मैं ये कहूंगा कि भाई यहां पर ए जो है ये भी अफेक्टेड हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि बी पे जो बी पक्का हो गया यहां पर कि बी पे लोकल अट्रैक्शन है, लेकिन ए के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो इसलिए इसको हम आंसर टिक नहीं करेंगे। इसलिए यहां पर ऑप्शन चला जाएगा ओनली डी, जो आप जिसमें आप अश्योर हो बिल्कुल। तो ए के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ए के लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर ए के लिए जैसे ई और दे रखा होता और ई के लिए डिफरेंस बिल्कुल एग्जैक्ट सही आ रहा होता तो हम कह देते कि भाई ए भी जो है वो भी एग्जैक्टली क्या है, यहां पर लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है, इसलिए मैं ए को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, हालांकि ऑप्शन में यहां पर दे रखा है। ठीक है, जब तक आपके पास में अश्योर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक आप ऑप्शन को टिक नहीं करोगे। नाउ 10 division of vernier scale are equal to the 11 division of main scale of each 0.1 mm. What is the least count of the vernier scale? देखो ये क्वेश्चन भी पूछा है, और वर्नियर स्केल का जो मैंने वीडियो बनाया था लास्ट, जो आपका प्रैक्टिस सेट था, उसमें मैं बहुत ही डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था, तो इसको जरूर देखिएगा। बट यहाँ पर इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। सो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए, n, यहाँ पर 10, एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 10 नाउ आर इक्वल टू द 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो मेन स्केल के डिवीजन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ऑफ ईच 0.1 mm। सो जो इसकी साइज है मेन स्केल के एक डिवीजन की जो साइज है दैट इज s, उससे हमको मतलब है 0.1 mm। सो व्हाट इज द लीस्ट काउंट, सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू s बाई n। किसी भी केस में अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे यही आएगा, s बाई n। सो 0.1 अपॉन 10, दिस इज 0.01 mm। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन इसके बारे में आपको
और भी इंफॉर्मेशन लास्ट वीडियोस, बीसीटी की प्रोग्राम की लास्ट वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। चलिए, कैलकुलेट द एरर इन स्टाफ रीडिंग ऑन ए स्टाफ एट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर ड्यू टू आउट ऑफ द सेंटर ऑफ द बबल बाय 4 डिवीजन। ठीक है, द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इज 30 सेकेंड पर 2 mm डिवीजन। देखिए यहां पर कैलकुलेट द एरर इन स्टाफ रीडिंग। स्टाफ रीडिंग में एरर पूछी आपसे, और क्या दे रखा है आपको? स्टाफ रीडिंग ऑन ए स्टाफ एट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर ड्यू टू आउट ऑफ सेंटर ऑफ बबल बाय 4 डिवीजन। ठीक है, तो देखिए पहले इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है और ये इसकी टेलीस्कोप, और इस पर बबल ट्यूब जो लगा हुआ है उसका बबल हम कह रहे हैं एग्जैक्टली सेंटर में है, ये सेंटर में है, और यहां से हम ये रीडिंग भी ले रहे हैं, ठीक है, कोई रीडिंग आई होगी। फिर आपने क्या किया है, इस टेलीस्कोप को टिल्ट कर दिया जिससे बबल जो है वो 4 डिवीजन मूव हो गया। तो यहां पर इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं कि जब आप इसको इस लाइन ऑफ साइट को इस तरह से टिल्ट करते हो तो यहां पर ये स्टाफ में भी क्या आ जाती है? एरर आ जाती है। स्टाफ इंटरसेप्ट कोई पूछा है इसने, एस कितना होगा, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है डी। ठीक है, आपने इसको कितना टिल्ट किया, मान के चलिए थीटा क्या किया है आपने, इसको टिल्ट किया है। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ है यहां पर कि जो बबल है वो सेंटर के बजाय 4 डिवीजन क्या हो चुका है? डिस्प्लेस हो गया है। 4 डिवीजन डिस्प्लेस होकर यहां पर आ गया है बबल। तो ये 4 डिवीजन यहां पर डिस्प्लेस हो गया है, 4 डिवीजन यहां पर डिस्प्लेस हो गया है। तो यहां पर इसके सेंटर पर, क्योंकि ये जो है ये बबल ट्यूब एक कर्व ट्यूब होती है, तो इसके सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड हुआ होगा? थीटा डिग्री, जितना आपने टेलीस्कोप को टर्न किया है, क्योंकि ये सेंसिटिविटी का क्वेश्चन है। अब यहां से अगर हम बात करें तो थीटा इज इक्वल टू एस बाई डी, एंड इसके अलावा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और आपको दे रखी है कि यहां पर जो बबल है, जो बबल ट्यूब है, उसकी सेंसिटिविटी दे रखी है 30 सेकंड पर 2 mm डिवीजन, 30 सेकंड पर 2 mm डिवीजन। तो ये अल्फा दे रखा है आपको 30 सेकंड पर 2 mm डिवीजन। तो एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए आप, हमको थीटा चाहिए। अब इस क्वेश्चन को आप सेंसिटिविटी के कैलकुलेशन पे मत जाइए, थोड़ा सा मैकेनिक्स लगा के देखिए कि अगर इसका मतलब क्या है कि हमको 2 डिवीजन मूव करवाने के लिए 30 सेकंड रोटेशन देना पड़ेगा टेलीस्कोप को। ये इस सेंसिटिविटी का मतलब है। हमने कितने डिवीजन मूव करवाया? 4 डिवीजन। तो 4 डिवीजन के लिए कितना एंगल हमको देना पड़ेगा, बात वो है। तो 2 डिवीजन के लिए जब 30 सेकंड देना पड़ रहा है, तो 4 डिवीजन के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 30 सेकंड, दैट इज 60 सेकंड। 60 सेकंड का यहां पर क्या बन जाएगा? 60 सेकंड का यहां थीटा आपका आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है? एस। आपको दे क्या रखा है? आपको यहां पर डिस्टेंस दे रखी है। एस आपसे पूछा है कि भाई स्टाफ की रीडिंग में कितना डिफरेंस आएगा, कितनी एरर आएगी, तो वो एस आपको कैलकुलेट करना है। सो एस इज इक्वल टू थीटा इंटू डी, और थीटा किस में है? सेकंड में है। इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थीटा को मैंने लिख दिया यहां पर 60 सेकंड। सेकंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 60 से, और डिग्री में कन्वर्ट करें तो और 60 से, तो 60/3600 ये हो गया डिग्री। ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब डिग्री के अलावा इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई/180 से। तो 60/3600 इंटू पाई/180 डिग्री, ये है रेडियन में। ठीक है ना? रेडियन में कन्वर्ट होने के बाद में आप यहां इसको पुट कर सकते हो, और यहां से आ जाएगा आपका 60/3600 इंटू पाई/180,
ऑप्शन आपके किस में दे रखे, mm में, मीटर में कैलकुलेट करना है या mm में कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द एरर इन स्टाफ रीडिंग ऑन द स्टाफ 100 मीटर दे रखा है। तो जो ऑप्शन आपका आएगा, अगर हम 100 पुट करके देखते हैं तो ये मीटर में भी आ जाएगा, सॉरी 180 की जगह 100 पुट कीजिए और सॉल्व करेंगे तो इसको आएगा आपका 0.58 मीटर। ठीक है, इस तरह से ये कैलकुलेट होके आएगा। सो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल आपको यहाँ थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन देके आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर दिया। बाकी इसके अलावा अगर ये नहीं देता और कुछ और इन्फॉर्मेशन देता तो उसको उसी तरीके से यूज करते। क्वेश्चन को एग्जाम में कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, जितना आप मैकेनिक्स लगा के सॉल्व कर सकते हो उतना ही आप उसको इजी बना लोगे और टाइम भी बचा लोगे। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 0.58, 0.58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेटिंग अप ए प्लेन टेबल। प्लेन टेबल को सेटअप करने का जो करेक्ट ऑर्डर होता है वो सबसे पहले उसकी क्या करनी होती है, हमको लेवलिंग करनी होती है। और इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां बात हम करते हैं सेंटरिंग की पहले, लेकिन प्लेन टेबल के केस में हमको पहले लेवलिंग करनी होती है, उसके बाद में सेंटरिंग का मतलब यहाँ कुछ और होता है। एग्जैक्टली प्लेन टेबल के सेंटर को ग्राउंड स्टेशन से मैच करना नहीं होता, जैसे थियोडोलाइट में होता है या टैक्योमीटर में होता है या और किसी इंस्ट्रूमेंट में होता है जैसे लेवल में होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। इसका सेंटरिंग का मतलब होता है कि ग्राउंड पॉइंट को प्लेन टेबल पर रिप्रेजेंट करना और प्लेन टेबल के पॉइंट को ग्राउंड पर रिप्रेजेंट करना, लेकिन उसके लिए हमको लेवलिंग पहले करनी होती है। तो ऑप्शन यहाँ हो जाएगा लेवलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन। लेवलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now, the back sight reading taken from a level at a benchmark is 1.56 meter. A foresight at a point A is taken on the inverted staff is 1.65 meter. The calculate the reduced level of point A if the reduced level of benchmark is 150 meter. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्वर्टेड स्टाफ का क्वेश्चन है। देखिए कोई बेंचमार्क है, दिस इज द बेंचमार्क। बेंचमार्क का RL आपको दे रखा है 150 मीटर, आई थिंक 150 मीटर। ठीक है, बेंचमार्क का RL आपको दे रखा है। यहां पर आपने बैक साइड ली, इंस्ट्रूमेंट आपने यहां सेट कर रखा है और यहां पर बैक साइड कितने के लिए आपने, द बैक साइड रीडिंग फ्रॉम ए लेवल एट ए बेंचमार्क इज 1.56। तो ये बैक साइड है 1.56। नाउ इसके बाद में आपने किसी पॉइंट ए पर इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग ली है। इन्वर्टेड स्टाफ का मतलब उल्टा करके, स्टाफ को उल्टा करके। हो सकता है कि आप किसी टनल से गुजर रहे हो, किसी रूम से गुजर रहे हो, तो टनल में क्या होगा, आपको फिर ऊपर टच करना होगा, शायद लेवल उस फ्लोर की बात कर रहा हो, इसलिए आपको इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग लेनी पड़ गई यहाँ पर। तो आपने यहाँ क्या किया, इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग लेके पॉइंट ए पर, ये ए ऊपर की साइड है इसलिए यहाँ पर आपने इन्वर्टेड स्टाफ लिए, दैट इज 4 साइड, और ये है 1.65 मीटर की। ये कितना है 1.65 मीटर। और आपसे पूछा है कि भाई पॉइंट ए का रिड्यूस लेवल क्या होगा। तो एज सच इसमें अगर आप मैकेनिक्स लगा के देखोगे कि भाई ये 150 है किसी डेटम से, इस डेटम से मैं आपको यहाँ पर लेवलिंग का कंसेप्ट नहीं बता रहा, बस इसका मतलब समझा रहा हूँ। RL का मतलब क्या है, किसी रेफरेंस लाइन से ऊंचाई कितनी है 150, और उसी रेफरेंस लाइन से इस पॉइंट की भी हाइट बतानी है हमको, एलिवेशन बताना है, ये बताना है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ये रीडिंग आपको बता रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 1.65, और ये रीडिंग अगर मुझे इंस्ट्रूमेंट से ये रीडिंग पता लग जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इस लाइन ऑफ कॉलिमेशन का हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये पूरी रीडिंग आपको पता लग जाए, यहाँ तक तो आपके पास है ही, और यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस और आप मेजर कर लो, तो ये हो जाएगा 150 और प्लस ये डिस्टेंस, तो ये ऑटोमेटिकली इस केस में आपके पास हाइट आ जाएगी। ये तो है एक बेसिक मैकेनिक्स। लेकिन अगर हम लेवलिंग से जाएं तो लेवलिंग क्या कहती है, देखिए लेवलिंग की अगर हम बात करें तो RL ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से जा रहा हूँ, प्लस 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 यहाँ पर इंटरमीडिएट साइड भी हो सकती है और फोर्थ साइड भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है मेजरमेंट पे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, बैक साइड RL ऑफ बेंचमार्क दैट इज 150 प्लस बेंचमार्क कितना है 1.56 प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा माइनस, क्योंकि मैंने इन्वर्टेड के लिए डायरेक्ट लिख दिया, माइनस यहाँ फोर साइड है, इंटरमीडिएट साइड भी हो सकती है, फोर साइड जो है इन्वर्टेड साइड है, इसलिए इन्वर्टेड रीडिंग को हमेशा हम नेगेटिव में लिखते हैं, तो नेगेटिव 1.65। सो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 150 इसके अलावा 1.56 प्लस 1.65 ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 153.21। इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा 153.21। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो इन्वर्टेड रीडिंग के केस में रीडिंग को नेगेटिव लिखा जाता है, इन्वर्टेड केस की रीडिंग में हम रीडिंग को क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। बाकी ऐसा इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, और इस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है वो एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में। चलिए, which of the following test is used to make the line of sight perpendicular to the horizontal axis? लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर करने के लिए आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये थियोडोलाइट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए हमको एजीमथ टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। बाकी आप जितने भी टेस्ट यहां पर लिखे हुए हैं उनको एक बार समझ लीजिए। देखिए, एजीमथ टेस्ट जो है लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। इसी तरीके से क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट जो है टू मेक द वर्टिकल क्रॉस हेयर लाइन इन द प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब देखिए, टू मेक द वर्टिकल क्रॉस हेयर को लाइन ऑफ साइट के प्लेन में लाने के लिए, और वो प्लेन किसके परपेंडिकुलर होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में वर्टिकल क्रॉस हेयर को लाने के लिए आपको यहां पर क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट परफॉर्म करना होगा। दोबारा सुन लीजिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में क्रॉस हेयर को लाने के लिए आपको क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट करना होगा। इसी तरीके से स्पायर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पायर टेस्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर बनाने के लिए परफॉर्म किया जाता है। वर्टिकल आर्क टेस्ट, मेक वर्टिकल सर्कल इंडिकेट 0 व्हेन लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। देखिए, जब लाइन ऑफ साइट वर्टिकल एक्सिस है थियोडोलाइट के, उसके परपेंडिकुलर है, तो उस टाइम पे रीडिंग कितनी होनी चाहिए, वर्टिकल सर्कल की 0 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए आपको यहां वर्टिकल आर्क टेस्ट परफॉर्म करना होगा। तो ये चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी कई बार रिपीट किया है इसने, स्पायर टेस्ट भी स्पेशली पूछा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर बनाने के लिए आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म करोगे, तो उसका आंसर होगा स्पायर टेस्ट। लेकिन यहां पर जो पूछा है वो किसके लिए पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज्ड टू मेक द लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लाइन ऑफ साइट को किसके परपेंडिकुलर करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर करना है। सो एजीमथ टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is correct for proper adjustment of the theodolite? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थियोडोलाइट की फंडामेंटल लाइन से क्वेश्चन है, और उन लाइन के बीच में आपस में रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन पढ़ते हैं हम। देखिए, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखिए यहाँ क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडोलाइट। तो पहले हम एक बार इनको पढ़ते हैं। एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, line of collimation is perpendicular to the horizontal axis। ठीक है, the line of collimation is parallel to the vertical axis, the line of collimation is perpendicular to the vertical axis। तो मतलब यहां पर कुछ लाइंस हैं, और लाइन ऑफ कॉलिमेशन की बारे में ज्यादा बात कर रहा है ये। एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और प्लेट लेवल ये कैसे होने चाहिए,
एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नहीं ये गलत है। ये इसके लिए हम प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं करते, परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं। द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एग्जैक्टली ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और इस पर टेलीस्कोप रोटेट करेगी, लेकिन इनके बीच में जो एंगल बना रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, अब चाहे इस पर कैसे भी रोटेट करे पर ये एंगल जो बना हुआ है ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट जा रहा है अभी तो। लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस, बिल्कुल नहीं। लाइन ऑफ कॉलिमेशन वर्टिकल एक्सिस पे किसी भी एंगल पे हो सकती है, जैसे ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन किसका, थियोडोलाइट के टेलीस्कोप का, और वर्टिकल एक्सिस इस तरह से, तो ये कोई भी एंगल यहाँ पे बना सकती है, कोई भी एंगल यहाँ पे ये बना सकती है। इस तरह से ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और थियोडोलाइट की जो टेलीस्कोप है इस पर ये घूमेगी इस तरह से, तो ये इसके साथ में कोई भी एंगल बना सकती है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा पैरेलल हो। लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ऐसा भी नहीं है, ये किसी भी एंगल पे घूम सकती है। तो यहाँ ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये 3 गलत हैं। चलिए, सो इंक्लिनेशन ऑफ द कंपास निडल टू द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द पोल इज कॉल्ड एज, देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, द इंक्लिनेशन ऑफ कंपास निडल टू द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द पोल इज कॉल्ड एज। डिक्लिनेशन बोलेंगे, एजिमथ बोलेंगे, बियरिंग बोलेंगे, डिप बोलेंगे। इंक्लिनेशन ऑफ कंपास निडल टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ में उसका इंक्लिनेशन क्या है, ये कंपास निडल है, ये कंपास है, इसमें ये निडल है, अगर ये निडल हॉरिजॉन्टल के साथ में डिफ्लेक्ट हो रही है इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में डिफ्लेक्ट हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और निडल है, और निडल ऐसे आ रही है, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं डिप एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम, डिप एंगल। क्या बोलेंगे इसको हम, डिप एंगल। तो इसको ध्यान रखना है आपको, डिप एंगल को दूसरी लैंग्वेज में पूछा है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं उसमें कि निडल की बात की है, तो निडल भी क्या है, एक तरह का मैग्नेट ही है, मैग्नेटाइज निडल होती है कंपास में। नाउ an internal focusing type surveying telescope may be focused by the movement of, देखिए यहाँ क्या कहा गया है, an internal focusing type surveying telescope may be focused by the movement of ऑब्जेक्टिव लेंस या आईपीस, दोनों को फोकस करके, या तो एक को फोकस करिए या दोनों को फोकस करके आप इसको फोकस कर सकते हो। बाकी ऑप्शन किस तरह से दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट ग्लास ऑफ द टेलीस्कोप, कॉन्वेक्स लेंस इन द टेलीस्कोप, कॉनकेव लेंस इन द टेलीस्कोप, या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इन द टेलीस्कोप। देखिए यहाँ बात की गई है इंटरनल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप की, और उसमें लेंस की बात की गई है, तो उसमें होता है कॉनकेव लेंस। कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ कॉनकेव लेंस ही होता है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो इस पर आपको फोकस करना है। इन एन adjusted level when the bubble is central, the axis of the bubble tube becomes parallel to the, देखिए क्या कहा गया है, in an adjustable level when the bubble is central, the axis of bubble tube, जैसे ये बात है, ये टेलीस्कोप है और ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बबल ट्यूब लगा हुआ है, और ये एग्जैक्टली सेंटर में है, तो यहां से जो लाइन पास हो रही है वो किसके पैरेलल होगी, लाइन ऑफ साइट के पैरेलल होगी, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के पैरेलल होगी, ठीक है। बट इन दोनों में यह ऑप्शन दोनों ही दे रखे हैं, एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप दिया हुआ है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन दिया हुआ है, लाइन ऑफ साइट दिया हुआ है, तो इनमें से मोस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होती है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है। अगर आपको इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ जो BCTQ की लास्ट जो वीडियोस हैं सर्वे की, उनको एक बार फोकस कीजिए और वहाँ से आपको इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ आप जॉनटेक के इस वीडियो लेक्चर्स को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको और बहुत ही कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखने को मिलेगी और आप यहाँ पर अपनी स्टडी को क्या कर सकते हो, बूस्टअप कर सकते हो। चलिए, बट अगर हम इसकी बात करें तो इस केस में जब बबल सेंटर में होता है टेलीस्कोप का, तो इस केस में जो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है लाइन ऑफ साइट के क्या होगी, यहाँ पर पैरेलल होगी।
सो ऑप्शन यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन में क्या डिफरेंस होगा, ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, एक बार उसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए, एक टेलीस्कोप की अगर बात की जाए, ये एक टेलीस्कोप है और ये ऑब्जेक्ट लेंस, ये आईपीस, और यहां पर अगर हम बात करें आईपीस के आगे क्रॉस हेयर लगा होता है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि लाइन ऑफ साइट और इनमें बेसिक रिलेशन क्या होता है, कॉलिमेशन एरर क्या होती है, तो यहां पर आईपीस का सेंटर और ऑब्जेक्ट लेंस को अगर हम मिला दें इस तरह से, एक लाइन तो ये बनती है, और जनरली इस केस पे क्रॉस हेयर भी यहीं पर लाई करना चाहिए। अगर क्रॉस हेयर इसी लाइन पे लाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि भाई इसमें लाइन ऑफ कॉलिमेशन या कॉलिमेशन एरर नहीं है। क्रॉस हेयर अगर डिफ्लेक्ट हो गया, जैसे मान के चलिए क्रॉस हेयर यहां पर है, तो सेंटर ऑफ क्रॉस हेयर और ऑब्जेक्ट लेंस के बीच में जो लाइन बन रही है उसको बोलेंगे लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लेकिन लाइन ऑफ साइट क्या होती है, आई पीस और ऑब्जेक्ट लेंस के जो सेंटर है उसको जो लाइन मिला रही है उसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट। तो कॉलिमेशन एरर तो डिपेंड कर रही है क्रॉस हेयर की पोजीशन पे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब ये सेंटर में होगा बबल, तब एक्सेस ऑफ जो लेवल ट्यूब है वो ये रहेगी। तो जरूरी थोड़ी है कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन इसके पैरेलल हो, लेकिन ये लाइन ऑफ साइट जो है ये पैरेलल हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका आंसर करेंगे, जो मोस्ट करेक्ट जाएगा दैट इज लाइन ऑफ साइट। नाउ द करेक्ट प्रिज्माइडल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन। प्रिज्माइडल फॉर्मूला मतलब सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला। वो क्या कहता है, जो इंटरवल होता है अगर उसकी हम बात करें तो d/3 इंटू फर्स्ट RL या फर्स्ट जो भी उसमें सेगमेंट है, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 टाइम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। देखिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं अपन, 4 टाइम्स ऑफ इवन ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अब ये डिपेंड, देखो ये जो लैंग्वेज है एसएससी ने एक क्वेश्चन दिया है, बट इसको हम एक बार चैलेंज भी कर सकते हैं। ये बुक्स में भी इवन और ऑड का चक्कर पड़ता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये नंबरिंग पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, नंबरिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप फर्स्ट से स्टार्ट करते हो तो आपका ये जाता है, और जनरली हम यहाँ से इसको फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, और उसके बाद में इवन ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट ऑड ऑर्डिनेट। तो उस केस में एसएससी इसको जो करेक्ट मानती है, क्योंकि अगर इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उस केस में, हालांकि ये भी ऊपर वाला भी बन सकता है यहाँ पर, जैसे d/3 फर्स्ट सेक्शन प्लस लास्ट सेक्शन 2s 2 ऑफ इवन ऑर्डिनेट नंबर सेक्शन 4 इंटू ऑड नंबर्ड सेक्शन, ठीक है। ये समेशन है, समेशन लिखिए यहाँ पर 2 इंटू समेशन, इस तरह से सम ऑफ इवन नंबर्ड सेक्शन एरिया एंड 4 इंटू ऑड नंबर्ड सेक्शन एरियाज। ये भी बन सकता है, पर वो नंबरिंग पे डिपेंड करता है। मेथड अगर आपको आता है तो आप इस पे बहुत ही डिटेल में लिख सकते हो, बट जो आपको जनरलाइज वे में इसको करेक्ट माना है वो क्या है, d/3 फर्स्ट सेक्शनल एरिया प्लस लास्ट सेक्शनल एरिया 4 इंटू समेशन ऑफ इवन नंबर्ड सेक्शनल एरिया प्लस ट्वाइस इंटू ऑड नंबर ऑफ सेक्शन एरिया। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग इज यूज्ड टू लोकेट ऑफ एन इनएक्सेसिबल पॉइंट्स। इनएक्सेसिबल पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए कौन सा प्लेन टेबल मेथड जो है वो अपने लिए सूटेबल रहेगा। देखिए अगर हम पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं तो उस केस में आपका रेडिएशन मेथड्स करेक्ट होता है। एक्सेसिबल पॉइंट के लिए एक एक पॉइंट के बारे में सुन लीजिए। जब पॉइंट्स एक्सेसिबल नहीं हो तो उस केस में इंटरसेक्शन मेथड जो है वो आपके लिए सूटेबल रहता है। प्लेन टेबल में ये 4 मेथड हैं प्लेन टेबलिंग के। अब यहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की डिटेल प्लॉट करनी है, टू प्लॉट ऑब्जेक्ट डिटेल, टू प्लॉट ऑब्जेक्ट डिटेल, तो आपको पहले तो रेडिएशन मेथड यूज कर सकते हो, रेडिएशन मेथड यूज कर सकते हो या इंटरसेक्शन मेथड यूज कर सकते हो।
रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन मेथड आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सकते हो। रेडिएशन मेथड कब अडॉप्ट करोगे? जब पॉइंट्स जो हैं वो एक्सेसिबल हो प्लेन टेबल सर्वे स्टेशन से या प्लेन टेबल स्टेशन से, जो पॉइंट आप जिसकी डिटेल प्लॉट करने वाले हो वो एक्सेसिबल है, वहां तक आप डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, उसको देख भी सकते हो, तब आप रेडिएशन मेथड को यूज कर सकते हो। लेकिन इंटरसेक्शन मेथड तब कब यूज करना है? जब प्लेन टेबल से ऑब्जेक्ट इनएक्सेसिबल हो, ठीक है, तो उस केस में आपको इंटरसेक्शन मेथड यूज करना है। इसके अलावा दो और है, ट्रैवर्सिंग और रीसेक्शन। तो ट्रैवर्सिंग एंड रीसेक्शन ये प्लेन टेबल की टू प्लॉट, टू फाइंड आउट, यहां पर क्या लिखोगे? टू फाइंड आउट प्लेन टेबल पोजीशन जो कि उसने पहले ऑक्यूपाई कर रखी थी। प्लेन टेबल की पोजीशन को, प्लेन टेबल की ऑक्यूपाइड पोजीशन को दोबारा से पता करने के लिए हम ट्रैवर्सिंग, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं इसलिए इस क्वेश्चन को डाला है मैंने, ट्रैवर्सिंग और रीसेक्शन मेथड हम यूज कर सकते हैं। रीसेक्शन मेथड हम यूज कर सकते हैं। चार मेथड में दो दो की कैटेगरी हो गई। दो जो हैं वो ऑब्जेक्ट की प्लॉट, ऑब्जेक्ट की डिटेल को प्लॉट करने के काम आएंगे, और दो जो हैं ट्रैवर्सिंग एंड रीसेक्शन, ये प्लेन टेबल जो पोजीशन को पहले ऑक्यूपाई कर चुकी थी उस पोजीशन को दोबारा से पता करने के लिए यूज की जाएंगी। फिर इसमें बात आती है जो रीसेक्शन है, ये ओरिएंटेशन का, ये किसका मेथड है? ओरिएंटेशन का। इट इज द मेथड ऑफ ओरिएंटेशन। आपने प्लेन टेबल की 3 पॉइंट के बारे में सुना होगा, लेवलिंग, सेंटरिंग और ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन का मेथड कौन सा है? रीसेक्शन। ओरिएंटेशन का मेथड कौन सा है? रीसेक्शन। और रीसेक्शन के अगर हम फर्दर डिवीजन कर दें तो दो प्रॉब्लम और, यानी कि दो मेथड और निकल के आएंगे आपकी यहां पर, 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड, 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड। टू पॉइंट प्रॉब्लम मेथड एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड। मेथड तो है रीसेक्शन के, मेथड तो है रीसेक्शन के, लेकिन इनकी फाइनल अप्रोच जो होती है, जिनसे हमको करना क्या होता है कि प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन फाइंड आउट करना होता है। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि ओरिएंटेशन के कौन कौन से मेथड हैं, तो ऑप्शन में हो सकता है रीसेक्शन, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ऑल ऑफ दीज। तो आपको यहां पर आंसर करना है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि रीसेक्शन एक यहां पर मेजर मेथड बोल सकते हैं, उसकी सब कैटेगरी है 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम। लेकिन इस रीसेक्शन का फाइनल कंसर्न है कि प्लेन टेबल का लास्ट जो डे में ओरिएंटेशन कैसा था उसको पता करना। और अगर आपको एक बार प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन पता लग गया तो उसके बाद में आप उसकी में जो डिटेल प्लॉट हो रखी है उनकी हेल्प से आप उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट, जो सर्वे का प्रैक्टिस सेट है BCTQ का। और आई होप कि आपको ये इसमें से ये आइडिया ज़रूर लगा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, SSC किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। तो मैंने जितना यहाँ पर एनालाइज किया है, मुझे एक ही बात समझ में आती है कि यहाँ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप बेसिक पे फोकस कीजिए, आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, जो फॉर्मूला है उन पे आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग दिस।